नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि फरीदाबाद के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि शहर के लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 12,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और अब इस गति को और तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वो पहले से ही जिला सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे और अब प्रमोट होकर यहीं पर ही सीएमओ के पद पर पहुंचे हैं। उन्हें यहाँ की तमाम समस्या और कमियों की जानकारी है जिसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले उनकी प्राथमिकता तेज गति से टीकाकरण कराने की रहेगी ताकि तीसरी लहर से लोग सुरक्षित हो सके। सीएमओ ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए 100 बेड का कोविड अस्पताल पहले से ही बन रहा है और अगले 20 से 25 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं एक नया ऑक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार हो रहा है जिसमें प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। वहीं टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए हेडक्वार्टर को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन भेजने के लिए लिखा गया है। जहाँ तक समस्याओं के बारे में पता है, जिन समस्याओं को मैं दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। इस समय हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो थर्ड वेव जो संभावित है उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने टीकाकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा टीकाकरण होगा उतनी ही धीरे और कम ये वेव आएगी और स्प्रेड इसका काफ़ी कम रहेगा। हमने अब तक 12,34,467 जनों को टीकाकरण किया है। इसमें से फर्स्ट और सेकंड डोज हमने जो लगाई है वो 9,68,786 फर्स्ट डोज और 2,65,681 सेकंड डोज लगाई है। अब हमारा टारगेट है कि हम सेकंड डोज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि हम कंप्लीट वैक्सीनेशन कर सकें और जो थर्ड वेव आती है उसके अंदर जो स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ है वो कम से कम हो सके। यदि किसी मरीज़ को बीमारी होती भी है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। दूसरी चीज़ें हमने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग 10,15,000 टेस्ट कर लिए हैं। उनमें से लगभग 99,000 हमारे पॉजिटिव आए हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। कोरोना काल के चलते जहां लोग परेशान हैं तो वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा बल्लभगढ़ में चालान किए गए और लोगों को जागरूक भी किया गया। अगर बाइक पर चलते हैं तो हेलमेट पहनकर ही घर से निकले और अगर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखें। वही आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। और ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोना टी पॉइंट के पास बारिश के कारण गड्ढे हो चुके थे जिसको ट्रैफिक पुलिस द्वारा जेसीबी से भरवाने का काम भी किया गया। जब इस बारे में ट्रैफिक कर्मी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चालान करने से पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो हेलमेट पहनकर ही घर से निकले और उनका ये भी कहना है कि जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेगा वो उसके भी चालान किए जाएंगे और जो वाहन चलाते समय फोन पर बात करता हुआ दिखाई दिया उसका भी चालान किया गया है। तो एक्चुअल में सारे चालान किए जाते हैं, जैसे हेलमेट ना हो, लेकिन ज़्यादातर हेलमेट ना हो या पिछले वाले पे हेलमेट नहीं है या जैसे बेल्ट सीट नहीं है या जैसे मोबाइल यूज़ है, इस टाइप के जो चालान ज़्यादातर कर रहे हैं। और रॉन्ग साइड का विशेष ध्यान है। जो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं उनको बिल्कुल ही चालान कर रहे हैं। तो क्या लगातार लोगों को इस मुहिम के बारे में भी समझाया जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए किस प्रकार की जो सावधानियाँ बरतने के लिए पुलिस ट्रैफिक पुलिस को समझाया जा रहा है? सर एक्चुअल में क्या है कि जो ये हमारा सोना फ्लाईओवर जो बन रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा रोड पे जो चल रहा है, मतलब व्हीकल चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रॉन्ग साइड का इधर उधर जैसे हो रहा है इसकी वजह से है। तो सड़कें भी टूटी पड़ी है, उसको भी मरम्मत कराते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर एक्चुअल में क्या है कि जो सड़कें खराब हो रही है, बरसात की वजह से गड्ढे हो रहे हैं। वैसे तो टूटी नहीं हुई है, बाकी गड्ढे जरूर हो रहे हैं। वो गड्ढों को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी आदमी को लग गया, कुछ इंजर्ड हो गया तो फिर हमारी प्रॉब्लम है उसमें। अगर उनको नुकसान होता है तो वो समझो हमें नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है या कोई संस्था है इसे करवा रही है? सर ये तो ट्रैफिक पुलिस का ही वो हिस्सा समझो आप। हमारे से कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो या ऐसा करो।
ये बाहुकम SHO साहब जो ट्रैफिक है संदीप जी, उनका ही सारा सिस्टम है कि भाई पब्लिक को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों से। होने से जाम से निजात जल्दी हो जाएगी। हाँ जी। एक्चुअल में क्या है कि जो अगर जैसे ये गड्डियाँ जो भर रहे हैं तो इनसे एक तो आराम से व्हीकल चलेगा, थोड़ा स्पीडली चलेगा, तो आराम से वो जाम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो बरसात 2-3 दिन से जो पहले हुई थी उसके वजह से पानी भरा हुआ है। अब धीरे धीरे चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। CBSE के 10वीं के एग्जाम के रिजल्ट के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली। अब 10वीं के रिजल्ट के बाद छात्र नतीजों के आधार पर अपने आगे की मंजिल तय कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद अच्छे अंक प्राप्त करने वालों के चेहरों पर खुशी नजर आई और उनके घरों पर खुशी का माहौल दिखा। तो जिन बच्चों के अंक अच्छे नहीं आए उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन फरीदाबाद के आदित्य जैन के घर पर खुशी का माहौल है। ये खुशी का नज़ारा आदित्य जैन की कामयाबी पर मनाया जा रहा है। आदित्य का परिवार अपने बेटे की कामयाबी हासिल करने के बाद खुश नजर आया। आपको बता दें कि CBSE द्वारा घोषित 10वीं की परीक्षा में सेक्टर 17 के छात्र ने शानदार अंक हासिल किए हैं। छात्र आदित्य जैन ने 99.6 अंक हासिल किए हैं और पहला स्थान प्राप्त किया है। इस पर परिवार वालों ने कहा कि आदित्य जैन ने हमारा नाम रोशन किया है और सेक्टर 17 के सभी छात्रों को उन्होंने ऑनलाइन क्लास देकर मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। टीचरों के पढ़ाने के अनुसार ही मेरे परिवार का मेरे साथ देने के साथ ही मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और युवा पीढ़ी को मैं सही कहूँगा कि मन लगा कर पढ़े और कामयाबी अपने आप आपके साथ। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इतने मार्क्स की, क्योंकि स्टार्टिंग से सही अच्छा पढ़ रहे थे और पहले भी इंटरनल एग्ज़ाम में भी इतने ही मार्क्स आ रहे थे, तो लगा था बोर्ड में भी आ जाएंगे। तो इस बार रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है और काफ़ी बच्चे परेशान हैं। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? और मेहनत करें तो उनका भी अच्छा रिजल्ट आएगा और जैसे टीचर्स बताते हैं उसके हिसाब से काम करें। तो लॉकडाउन पीरियड रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई क्लासें आपने ली, तो कैसे आपने क्लास ली, कैसे दिन चले रही हैं? ऑनलाइन भी टीचर्स वैसे ही पढ़ाते थे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे वो बोलते थे उसी टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई की। आपका फर्स्ट आने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? टीचर्स का है, उन्होंने ऑफलाइन से इस साल सीधा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसने और मेरे पूरे परिवार को गौरवान्वित किया इस मुकाम को हासिल करके, और उम्मीद थी हमें शायद ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि शुरू से मेगा भी रहा है। इसका जो पास रिकॉर्ड रहा है स्कूलिंग का बहुत अच्छा रहा है। इसने हमेशा टॉप किया है स्कूल में भी सिंस 1st to 8th स्टैंडर्ड एंड इवन 9th ऑल्सो। लास्ट ईयर भी इसने जो है सेकंड बेस्ट हाईएस्ट स्कोरर था MVN 17 स्कूल का। तो एक्सपेक्टेशन थी कि इतना कुछ करेगा हमारे लिए, जरूर डेफिनेटली करेगा, क्योंकि मेहनत इसकी इसमें रंग लाई, इसने बहुत मेहनत करी। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि पलवल के एक्सिस बैंक में हुई 95 लाख की डकैती के मामले में अब पलवल पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। बीते दिनों पुलिस ने डकैती के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19,78,000 रुपये भी बरामद किए हैं। पलवल SP दीपक गहलावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लूट के बाद गिरोह के 14 सदस्यों ने लूट की राशि को आपस में बांट लिया था और वो वहां से फिर फरार हो गए थे। जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पुलिस बकाया राशि को बरामद करेगी। इसके लिए इन आरोपियों को फिर से पुलिस कोर्ट में रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है। और पलवल पुलिस ने 14 जुलाई को पलवल के एक्सिस बैंक में 95 लाख रुपए की डकैती करने के मामले में संलिप्त बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों से रिमांड की अवधि के दौरान लूटे गए रुपए व बरामद वारदात में बरामद हुए हथियार व गाड़ी भी बरामद की है। पलवल पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड अवधि के दौरान लूट की रकम और एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। पलवल पुलिस प्रोटेक्शन वारंट लेकर रुपयों की बरामदगी करेगी। उन्होंने बताया कि लूट के रकम से कुछ आरोपी पैसों को खर्च कर चुके हैं और पुलिस की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द बकाया रुपयों की बरामदगी की जा सके। अभी बिहार से और इसमें डिटेल लगने जिलों से ली जाएगी, तो क्या पता कि खिलाफ इस सूचना दे दी है। वेस्ट बंगाल में सूचना दी है। उड़ीसा से भी इन्होंने मुथूट गोल्ड से लूट करी थी 30 किलो की, उसमें भी अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तार हुए थे उसमें। तो इसी के साथ ही अलवर भी कोशिश कर रहे थे, वहीं की बात बनी नहीं है। फिर ये यहाँ पे गुड़गांव के आसपास पलवल इनको नजर आए थे। और भी बाहर के कोई मामले कबूले जिन्होंने? काफ़ी अन्य मामले हैं। हमने पिछली बार आपको लिस्ट उपलब्ध कराई थी, जिसमें इनके हर जो 5 मुलजिम हैं सभी 14 हैं और 5 आरोपी बाहर हैं, जो हमारी गिरफ्त से बाहर हैं, यानी टोटल 8 आरोपी। ये जेल में पहले से थी या जेल में पहले से ही है? कहाँ पे जेल में? ये पेशेवर गैंग है सर, बिहार हमेशा लूटपाट करते रहते हैं, हमेशा लूटपाट करते रहते हैं, अंदर चले जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो
2 भीतर चले गए, 2 बाहर हैं, तो खर्चा पानी अंदर पहुंचाते रहते हैं अपने साथियों को, पैसे जो है इनका हिस्सा है। तो मिक्स का एक सिंडिकेट है, इसीलिए अब 6 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। आप देखिए इसमें 8 आरोपी बाहर हैं, मतलब यानी कि टोटल 14 आरोपी हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब झज्जर की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सोलंकी पर वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा बदसलूकी करने व झूठा मुकदमा दर्ज करने पर प्रदेश भर की अदालत में कामकाज ठप रहा। वहीं फतेहाबाद बार ने अपना वर्क सस्पेंड रखा। इसके बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद बार का काउंसिलिंग के अध्यक्ष राजेंद्र कुकरेजा ने कहा कि जब पुलिस प्रशासन एक वरिष्ठ व्यक्ति के साथ इस तरह की बदसलूकी कर सकता है तो आम आदमी के साथ क्या घटित होगा। ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। एडवोकेट राजेंद्र कुकरेजा ने बताया कि झज्जर बार अध्यक्ष अजीत सोलंकी के खिलाफ केवल इसलिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि वे सामान्य अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाने का आग्रह कर रहे थे। इस पर उस चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधिकारी ने मिलकर बार अध्यक्ष सोलंकी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया और पुलिस ने उन्हें थाने में बैठाकर उनके साथ बदतमीजी भी की। इसके विरोध में गुरुवार को प्रदेश भर के वकीलों ने अपनी अदालती कार्य को स्थगित करते हुए अपना विरोध जताया। इस प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि जिन लोगों ने बार अध्यक्ष अमित सोलंकी के साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए, अन्यथा प्रदेश भर में वकील कोई बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। एक लेडी डॉक्टर ने कराया है क्योंकि उस लेडी डॉक्टर के परिवार में पुलिस में कई लोग लगे हुए हैं। उसका फायदा उठाकर लेडी डॉक्टर ने अमित सोलंकी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। ये अमित सोलंकी अपने नौकर के लिए इलाज करवाने के लिए गए थे और डॉक्टर से बात करना चाहते थे कि उनके उनका जो नौकर है उसका इलाज बहुत अच्छा हो और अगर वो इलाज नहीं कर सकती तो कहीं और रेफर कर दे। लेकिन वो जो लेडी डॉक्टर थी ये टेलीफोन देखने के लिए मशहूर थी और चैटिंग कर रही थी, इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रधान को गेट आउट तक कह दिया। जबकि एक डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, हम लोग भी लोगों को न्याय दिलाते हैं। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महम चौबसी के फरमाना गांव से सैकड़ों युवा किसान टीकरी बॉर्डर के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि गांव की मिट्टी और जल लेकर युवा गांव के सरपंच आशीष के नेतृत्व में पहुंचेंगे। टीकरी बॉर्डर के किसानों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये सच साबित हो गया है, आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। हरिद्वार से गाँव के मंदिरों में पहले कावड़ यात्रा चढ़ाई जाती थी, अब गाँव से दिल्ली टीकरी बॉर्डर पर युवा जा रहे हैं। हरियाणा के युवा कावड़ के बहाने अपनी ताकत दिखाने में सफल रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान कुछ भी करने को मंजूर नहीं है। युवाओं ने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे युवा व किसान मिलकर आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। युवाओं ने कहा कि सरकार तीनों कानूनों को किसान के लिए फायदेमंद बताते हैं, तो वहीं जब ये लोग विपक्ष में थे तो इन्हीं कानूनों को ड्राफ्ट का ये कहते हुए विरोध किया करते थे कि ये किसानों के लिए नुकसानदायक है। तो भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए कि किसानों को कैसे फायदा होगा इन कानूनों से। मोदी या तो उस समय झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। हमारा जैसे हम देख रहे थे कि किसान आंदोलन कुछ दिनों से महम चौबीसी के अंदर बिल्कुल शांति ही हो गई थी, लेकिन हमने सोचा, सारे भाईचारा ने बैठकर सोचा कि भाई इस प्रकार से अगर जब हम हरिद्वार से कावड़ लेकर यहाँ आते थे क्यों नहीं हम हमारे गाँव का पवित्र मिट्टी और पवित्र जल लेकर टिकरी बॉर्डर पर जाएं, जिससे पूरी महम चौबीसी के अंदर एक अलग जगह। और हम संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हैं, कल भी संयुक्त किसान मोर्चे के आधार पर हमने कार्यक्रम करे हैं महम के अंदर और मुकदमे भी लगे हैं, लाखों हज़ारों बच्चे, 200 सैकड़ों बच्चे हैं। लेकिन न तो महम चौबीसी के युवा घबराए हैं, न डरे हैं, न दबे हैं, न बिके हैं, न झुके हैं। आज भी उसी पोजीशन में खड़े हैं। अगर कल को भी संयुक्त किसान मोर्चा कोई आदेश आता है तो हमारा पूरी महम चौबीसी उसी प्रकार उसका सामना कार्यक्रम हमें करने की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के लिए सभी बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि फरमाना खास से इकट्ठा होकर पूरी टिकरी बॉर्डर तक एकदम लेकर जाएंगे, जिससे पूरे
देश में ये ऐलान होगा कि फरमाना जे आए हैं जो बच्चे किसान कौम से रखते हैं संबंध, किसान के परिवार के हैं सभी। चिलवड़ता की खबर की ओर सिरसा के बूढ़ाबाड़ा से लगभग 8-9 महीने पहले एक 11 वर्षीय बच्चा घर से मंदिर जाता है और उसके कुछ ही समय के बाद बच्चे के परिजनों को बच्चे की सूचना मिलती है कि उनके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद बच्चे के परिजन पिछले 8 महीने से डीसी कार्यालय के बाहर चक्कर काट रहे हैं, परंतु प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा, जिसके चलते बच्चे के परिजनों से बातचीत की तो उनका कहना है कि बच्चे को किसी गाँव वासी ने ही फांसी पर लटकाया था। वहीं बच्चे के परिजनों का ये भी कहना है कि बच्चे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। इसको किसी ने मार दिया, सी फांसी दे के लटा दिया। कब का घटनाक्रम है जी ये बात ये हो गए से 9 महीना लग रहा है। 9 महीने से? हाँ जी 9 महीने, सारी सुनाई कुछ नहीं हो रही। कभी मिले हैं डीसी से? हाँ जी सारे जाके तो डीसी कहने मिलेगा न्याय कदों मिलेगा, सानू इतना पता नहीं कि सानू रिपोर्ट इतने बंद करके फिर रिपोर्ट भी बंद करती थी। पता चल पाया जी क्या वजह है, क्या इस तरह का मामला क्यों हुआ, इसकी कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ जी ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੇ ਬਸ 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ। तो किसी पे कोई शक है? शक नहीं जी, अस तो सारे से कह चुके, कोई नहीं न्याय दे रहा सब। कोई मामला भी दर्ज हुआ है इसमें? हाँ जी मामला दर्ज है इसमें? नहीं जी, एक दिता नहीं है कि ना नहीं आया है सामने। इसी रिपोर्ट दर्ज करा रखी? हाँ जी रिपोर्ट तो उधर ही हुई थी। खबरों में बात करेंगे अब देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां हासिल कर रहे हैं, गोल के बाद गोल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक तरफ से सेल्फ गोल खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत कर रहे हैं। भारत की संसद का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे हैं। कुछ ही सप्ताह में जो कीर्तिमान देखे उसमें भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों ओर नजर आती है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को पूरा देश उत्साहपूर्वक देख रहा है। कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। चलिए आपसे बात करने के तो जितनी कम बातें करूं कम पड़ जाएगी। आइए अब कार्यक्रम की ओर चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सभी सहयोगी, सभी सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विशाल संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आज इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों,
अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। खबर की ओर हरियाणा में अब जमीन की अदला बदली पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए अब केवल 5,000 रुपए देने होंगे। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम ने हरियाणा के दोनों खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए और बी ग्रुप की नौकरी देने का फैसला लिया है। उन्होंने खेल विभाग में सीनियर कोच के पद पर नियुक्त किया गया है और मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 42 एजेंडे रखे गए। इनमें से 37 पास हो गए, 5 एजेंडे खारिज हो गए, 5 एजेंडे खारिज कर दिए गए। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लैंड बैंक बनेगा, सरकार को सीधे जमीन बेच सकेगी और जमीन अदला बदली पर अब 7% स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अब एक ट्रांजैक्शन पर केवल 5,000 रुपए देने होंगे। टीचर्स के ऑनलाइन तबादलों में नियमित टीचर्स के अलावा गेस्ट टीचर भी शामिल होंगे। कच्ची भर्ती सरकारी एजेंसी हरियाणा कौशल विकास निगम करेगा। सरकार कर्मचारियों के लिए अब HR विभाग बनेगा और तबादलों से लेकर सभी शिकायतों पर यह विभाग काम करेगा। 82,000 लोगों के नए BPL कार्ड बनेंगे। BPL में शामिल 75,000 कर्मचारियों के लोगों के नाम कटेंगे। कैबिनेट की बैठक में TCP की रेंटल हाउसिंग नीति की मंजूरी दी गई है। किराए पर किफायती मकान विद्यार्थी, कामकाजी महिला और वृद्धों को मिलेंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।